सा टॉपिक है। टॉपिक बहुत छोटा नहीं है, लेकिन मैं इस वजह से इसको छोटा कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो है ना वो ज़्यादातर कॉन्सेप्ट हम जो है वो पिछले वाले आर्टिकल्स में पढ़ चुके हैं। पीछे जो हमने मूवमेंट पढ़ी है वो सारी चीज़ें हम पिछले वाले आर्टिकल्स में काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके हैं। इस टॉपिक का मेन पर्पस क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। इस टॉपिक का मेन पर्पस है कि ऑर्गेनिज्म अपने अपने इन्वायरमेंट में इतने सक्सेसफुल कैसे हुए। मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म सक्सेसफुल हैं, अपने अपने इन्वायरमेंट में सक्सेसफुल हैं, ठीक है। और कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है कि वो जिस इन्वायरमेंट में रह रहा है उस इन्वायरमेंट में उसको मूवमेंट लोकोमोशन में डिस्टरबेंस आ रही हो, प्रॉब्लम आ रही हो। तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा तरीका है, कोई ना कोई ऐसा जो है वो प्रोसेस हुआ है कि जिसके ज़रिए ये ऑर्गेनिज्म जो हैं ये मतलब वो प्रोसेस क्या था, वो एक्चुअली वो प्रोसेस एवोल्यूशन था कि वो ऑर्गेनिज्म अपने अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए आइडियल हो गए। बेसिकली ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल में आपको समझ आएगी। सक्सेस की वजह आमतौर पर अडेप्टेशन होती हैं, और अडेप्टेशन का रूल है कि अडेप्टेशन हमेशा किसके जरिए आती है, एवोल्यूशन के जरिए आती है। तो यहाँ पर आप जो दो चार चीज़ें पढ़ने वाले हैं वो है कि ऑर्गेनिज्म अपने इन्वायरमेंट में इतना सक्सेसफुल कैसे हुआ बाय द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन। अब वो एवोल्यूशन का प्रोसेस जो है थोड़ा सा उसके हवाले से हम यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले जो है वो इन्होंने यहाँ पर डिस्कस किया हुआ, ऑल वर्टिब्रेट्स हैव कॉमन बॉडी प्लान एंड हैव स्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ द सेम बेसिक पार्ट। मतलब ये है कि जितने भी वर्टिब्रेट हैं उनका एक कॉमन बॉडी प्लान होता है। कॉमन बॉडी प्लान से मुराद क्या है कि वो तमाम के तमाम ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनका जो मेन डिजाइन है वो सेम है। फॉर एग्जांपल तमाम वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या है, तमाम वर्टिब्रेट्स में सबसे ज्यादा कॉमन चीज है वर्टेब्रल कॉलम, ठीक है। वर्टेब्रल कॉलम जो है वो सबसे ज्यादा कॉमन चीज है। तो ये जो वर्टेब्रल कॉलम है ये मेन डिजाइन में आता है कि मेन डिजाइन सबका सेम है। इसी तरीके से बोन्स होती हैं, ठीक है, और कार्टिलेज मौजूद है। फिर इसी तरह से आप देखिए कि जॉइंट्स मौजूद हैं, ठीक है, जॉइंट्स हैं। जॉइंट्स के साथ साथ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिन्होंने जो है वो विंग्स में अपने मसल्स को चेंज कर लिया है, बोन्स को चेंज कर लिया है। कुछ ऐसे हैं जिनका मेन रूल विंग्स वाला ही है लेकिन उनमें फिन्स मौजूद हैं, यानी फिश। तो बुनियादी तौर पर जैसे आप लोग सेकेंड ईयर में 24th चैप्टर में पढ़ेंगे कि ह्यूमन के बाजू, ये बड़ी मजेदार किस्म की जो है वो एग्जांपल आपको देने लगूं। ह्यूमन के बाजू, बैट के पर, और जो वेल के फ्लिपर्स हैं, वेल के फ्लिपर्स जिनके जरिए वो तैरती है। ह्यूमन भी मैमल, बैट भी मैमल, वेल भी मैमल, तीनों का एनवायरनमेंट डिफरेंट है, ठीक है। लेकिन इन तीनों का ओवरऑल जो बाजू का स्ट्रक्चर तीनों ऑर्गेनिजम्स का सेम है। ह्यूमन जो खुश्की पर रहता है, वेल जो पानी में फ्लिपिंग करती है, और बैट जो फ्लाइंग करती है। इन तीनों का बाजुओं का स्ट्रक्चर सेम है, यानी स्केलेटन प्लान सेम है। फर्क कहां आ रहा है, छोटे मोटे और डिफरेंट किस्म के जो है वो फर्क आ रहे हैं, डिफरेंसेस आ रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपने अपने एनवायरनमेंट में जो है वो सक्सेसफुल है। अब जैसे आप देखें कि वेल का मैंने आपको क्या बताया, कंधे का डिजाइन किससे मिलता है, ह्यूमन से, लेकिन वर्किंग वो किसके वाली कर रही है जी, वेल वर्किंग किसके वाली कर रही है, उसके कंधे के मसल किसकी तरह वर्किंग कर रहे हैं, डिजाइन ह्यूमन वाला है लेकिन उनकी वर्किंग फिश वाली है। उनकी वर्किंग जो है वो फिश वाली है, ठीक है। इसी तरह से यहां पर ये जो बात इन्होंने की हुई है ना कि ऑल वर्टिब्रेट्स हैव ऑलमोस्ट कॉमन बॉडी प्लान एंड हैव स्केलेटन फॉर्म्ड ऑफ द सेम बेसिक पार्ट बट देयर आर मेनी डिफरेंसेस। ये जो सेम बॉडी प्लान है मैंने आपको ये भी बता दिया, और डिफरेंसेस क्या हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो बुनियादी तौर पर इनमें कॉमन भी बहुत सी चीजें हैं और सेम भी बहुत सी चीजें। अच्छा जी, जैसे आप यहां पर देखिए ये जो आर्टिकल है ना, इसमें यहां से वो बात शुरू करता है फिश की। इससे पहले वो जनरल बात कर रहा था
यहां से अब वो फिश की बात शुरू करेगा। मोस्ट फिशेज आर प्रोपेल्ड फॉरवर्ड बाय मीन्स ऑफ मसल कॉन्ट्रैक्शन विच पास अलोंग द बॉडी फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक एस बैंड लोकोमोशन। अब जरा गौर से देखिएगा, जो फिश का स्ट्रक्चर होता है उसमें वो कह रहा है कि फिश का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ सिचुएशन ऐसी होती है कि एक तो फिश जो हैं उनकी बॉडी में मस्कुलर मूवमेंट होती है जो किस तरफ से किस तरफ मूव करती है, एंटीरियर टू पोस्टीरियर मूव करती है, यानी आगे से पीछे की तरफ मूव करती है। दूसरा, फिश कभी भी स्ट्रेट मूव नहीं करेगी बेटा, फिश हमेशा कौन सी मूवमेंट बनाएगी, ऐसे मूव करेगी, वेव लाइक मूवमेंट, जिसको उसने एस बैंड लोकोमोशन कहा है। फिश जो है वो एस शेप मूवमेंट करेगी, ये एस है, मुस्तकिल एस बनाती हुई मूव करेगी। किस वजह से? मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। ये जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है, ये जो हमने कहा कि मसल कॉन्ट्रैक्शन फ्रॉम एंटीरियर टू पोस्टीरियर पार्ट जा रही है, इस एंटीरियर टू पोस्टीरियर मसल कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो फिश की मूवमेंट बनती है वो एस शेप बनती है, ठीक है। उसके अलावा फिश क्या यूज करती है अपने एनवायरनमेंट में रहने के लिए? फिश हैज टू यूज फिन, फिश को फिन यूज करने पड़ते हैं, यानी कि वो जो फ्लिपर्स होते हैं, फ्लिपर्स मतलब वो जो इसके पर से होते हैं जिसके जरिए स्विमिंग करती है। अब इसके बाद जो है वो आ जाती है बात 4 फुटेड एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स की। मतलब ये कि फिश 4 फुटेड तो नहीं है, जाहिर है फिश के बाद फिन्स हैं, फिश के पास जो है वो पेक्टोरल गर्डल तो है, कंधे के मसल्स हैं, कंधे की बोन्स हैं, लेकिन पेल्विक गर्डल भी है, लेकिन उसके लिम्स नहीं है। एक बात आपको बता दूं, पेक्टोरल गर्डल भी मौजूद है, पेल्विक गर्डल भी मौजूद है, लेकिन पेक्टोरल गर्डल वर्किंग है, फिश की बात हो रही है। पेल्विक गर्डल लिम्स ना होने की वजह से उस तरह वर्किंग नहीं करता जिस तरह 4 फुटेड ऑर्गेनिज्म करते हैं। हमने ये तो हमारी अपनी इख्तरा है, याद रखिए, ये हैंड्स और ये फीट ये हमारी अपनी इख्तरा है, ये हमने खुद बनाया हुआ, वरना हम सारे के सारे और किन ऑर्गेनिज्म में आते हैं? 4 लेगर्स में आते हैं, 4 लेगर्स, ठीक है। यानी कि अब इसको आप ये नहीं कह सकते कि ह्यूमन जो है उसके पास हैंड्स हैं तो ये एक यूनिक चीज है, नहीं, ह्यूमन, चिम्प्स और ये जो मॉन्कीज होते हैं इन सब के सबको 4 लेगर्स में शामिल किया जाता है। बॉडी पोस्चर अलग हो गया वो और बात है, लेकिन ये 4 लेगर्स है। तो इन 4 लेगर्स के बाद पेल्विक गर्डल है और लिम्स हैं, लेकिन जो 2 लेगर्स हैं, जो फिश हैं, उनके पास जो है वो नहीं है, पेल्विक गर्डल है लेकिन लिम्स नहीं है, ठीक है। अब इसमें आइए, यहां पर वो कहता है कि हाँ, द लेग्स इमर्ज फ्रॉम द साइड ऑफ द बॉडी। अब जरा एक दफा आप देखिए कि यहां थोड़ा सा और आगे भी पढ़ लेते हैं। The tetrapod pelvic girdle is united firmly to the sacral region of the vertebral column, composed on each side of the 3 cartilaginous bone ilium, ischium, pubis. ये मैंने आप लोगों को उस दिन भी बता दिया। A depression, the acetabulum, usually located at the point of junction, furnishes the articular surfaces of the femur. The limbs tetrapods are fundamentally similar, four-limbed and hind limbs are look-alike. अब यहाँ पे वो जनरली क्या बात कर रहा है? पहली बात उसने यहाँ पर ये की है बेटा, और से सुनिएगा। उसने पहली बात ये की है, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, वो ऑर्गेनिज्म जो, जैसे एम्फीबियंस के बारे में क्या कहा जाता है कि फिश तो एक्वाटिक है, फिश ने जब टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट को अडॉप्ट किया एवोल्यूशन के दौरान, तो उस वक्त ये ऑर्गेनिज्म एक्वाटिक से क्या हो गए, टेरेस्ट्रियल हो गए। लेकिन हमने क्या कहा था, एम्फीबियंस वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में सरवाइव तो कर लें, लेकिन रिप्रोडक्शन के लिए उनको क्या यूज करना पड़े? वाटर। बहरहाल चाहे उनको रिप्रोडक्शन के लिए वाटर यूज करना पड़ रहा है, फिर भी हैं वो 4 लेगर्स, वो 2 लेगर्स नहीं रहे, एम्फीबियंस भी और रेप्टाइल्स भी। और रेप्टाइल्स जो हैं वो तो रिप्रोड्यूस भी खुशकी पर ही करते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे पहले 4 लेग्स किसमें दिखती हैं हमें? एम्फीबियंस में। क्यों? जब फिश एक्वाटिक से अपने आप को ट्रांसपोर्ट करती हैं टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में, तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में 2 लेग्स से गुजारा करना, अनटिल एंड अनलेस 2 लेग्स के साथ विंग्स भी हों, जैसे बर्ड्स हैं, बर्ड्स टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में 2 लेग्स के साथ गुजारा कर रहे हैं, लेकिन उनके पास विंग्स भी हैं, उनके पास तेज दौड़ है। एम्फीबियंस का ये मामला नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्वाटिक एनवायरनमेंट से जब तक फिश टेरेस्ट्रियल में नहीं आ जाते और वो 4 लेग्स नहीं बना देते, तब तक गुजारा नहीं है। तो पहली बात उन्होंने क्या की है, अभी आपको जो पीछे उन्होंने बताया कि इन ऑर्गेनिजम्स ने सबसे पहले
4 लेग्स वाला काम किया, टेट्रापोड्स, ठीक है। सबसे पहले इन्होंने 4 लेग्स वाला काम किया। अच्छा जी, उसके बाद एक बात और कि इनकी जो 4 लेग्स थी, किन किन की, खास तौर पे एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की। बेटा यहां अभी मैं बात सिर्फ एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की कर रहा हूं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की जो 4 लेग्स हैं, 4 लेग्स, ये चारों, जरा सोच के गौर से मेरी बात का आंसर कीजिएगा, क्या एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स की लेग्स उनकी बॉडी के नीचे होती हैं या साइड्स पे होती हैं? हाँ जी, नीचे होती हैं क्या साइड्स पे होती हैं? किसी भी एक एम्फीबियन और एक रेप्टाइल की एग्जांपल ज़हन में ले आए ना। एक फ्रॉग है एम्फीबियन, एक लिजर्ड है रेप्टाइल जी। इनकी लेग्स बॉडी के नीचे होती हैं बिल्कुल या साइड्स पे होती हैं? किसी का जवाब देने का इरादा नहीं है आज? साइड्स पर होती हैं। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स जो हैं, इनकी जो लेग्स होती हैं वो साइड पर होती है, साइड्स ऑफ द बॉडी। अच्छा, साइड्स ऑफ द बॉडी और बीनीथ द बॉडी, जैसे मैं अभी आपको बताता हूं, चीता और लायन, इनकी जो, ये मैमल्स हैं, और बर्ड, इन सब की जो लेग्स होंगी वो जस्ट बीनीथ द बॉडी होंगी। बीनीथ द बॉडी से क्या मुराद है? सीने के नीचे की जानिब, जैसे ह्यूमन की है। ह्यूमन साइड पर नहीं चलता, ह्यूमन डज नॉट, अगर टेट्रापोड भी बन जाए ना ह्यूमन, तब भी ह्यूमन कैन नॉट वॉक लाइक ए क्रोकोडाइल। क्रोकोडाइल कैसे मूव करता है? साइड्स पर, अपनी लिम्ब्स को साइड्स पर रख के मूव करता है। जबकि जो लायन होता है, जो चीता होता है, जो बर्ड्स होते हैं, इन सब की जो लेग्स होती हैं वो बीनीथ द बॉडी होती हैं। फायदा क्या है इसका? फायदा ये है, जिन जिन ऑर्गेनिजम्स की लेग्स बीनीथ द बॉडी हैं, उनकी लेग्स ने उनको टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनिज्म बना दिया रनिंग के लिहाज से। हिरन है, हिरन चीते से भागता है, वो और बात है, उसकी बॉडी का जो है वो वजन भी हल्का है, लेकिन अगर यही हिरन इंतहाई लाइट वेट होता, लेकिन उसकी जो लेग्स होती हैं वो साइड पर होती, तो कभी भी चीते से तेज ना भाग सकता। थोड़ा सा तेज, कुछ हिरन ऐसे हैं जो थोड़ा सा तेज भागते हैं। मतलब क्या है कहने का, कि जो साइड्स ऑफ द बॉडी है, लेग्स, जब जब फिश ने टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया, तो वो फिश जो हैं, सबसे पहली लेग्स उन्होंने उसी जगह से निकाली जहां से फिश के फिन्स होते हैं। फिश के फिन्स किस जगह पर होते हैं? बॉडी के नीचे नहीं, साइड्स पर होते हैं। स्विमिंग के लिए फिश के फिन्स, स्विमिंग के लिए पेक्टोरल गर्डल से साइड पर होते हैं। और जब फिश ने टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया, एवोल्यूशन की बात कर रहा हूं, तो टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट के ऑर्गेनिज्म की लेग्स भी कहां से निकली? जो पहले ऑर्गेनिज्म बने थे फिश के बाद, वो कौन थे? एम्फीबियंस थे और रेप्टाइल्स थे, ठीक है। तो फिश के, क्योंकि फिश इनका एंसेस्टर बनता है ना, एक्वाटिक एनवायरनमेंट से टेरेस्ट्रियल पे कौन आया? फिश, ठीक है। तो फिश जो हैं, उन्होंने जब टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट को अडॉप्ट किया, तो उनसे पहले दो बनने वाले जो उनके डिसेंडेंट्स थे, उनकी लेग्स वहीं से निकली जहां से फिश के फिन्स निकलते, और वो साइड्स हैं। लेकिन होते होते एवोल्यूशन जो है, उसने इन ऑर्गेनिजम्स में कामयाब तरीन ऑर्गेनिज्म किनको करार दिया? जिनकी लेग्स बीनीथ द बॉडी हैं। वाई? शिकार करने के लिए और प्रेडेटर से रनिंग करने के लिए, प्रेडेटर से अवे मूव करने के लिए साइड्स ऑफ द बॉडी लेग्स से ज्यादा बेहतर कौन सी लेग्स हैं? बीनीथ द बॉडी, ठीक है। तो यहां पर जो है वो आप लोगों की बुक में इन्होंने इन ऑर्गेनिज्म की कामयाबी का, ये देखिए, इसकी कामयाबी का भी राज जो है वो अपने एनवायरनमेंट में ये रखा हुआ, ठीक है। जैसे यहां पर इन्होंने लिखा हुआ है कि the tetrapod limb is primarily pentadactyl. Reduction and fusion accounts for many variation for the primitive condition that are encountered. Pentadactyl क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूँ, इसको रोक दें जरा। For example, in case of mammalian locomotion, the legs project beneath the body, providing more effective support. Effective support है, ज्यादा बेहतर support है, ठीक है जी। इन रनिंग मैमल्स स्ट्राइड लेंथ, स्ट्राइड होता है लंबी लेंथ, जैसे चीता जो है वो अपने एक जंप में
कई फुट का फासला तय कर जाता है। स्ट्राइड लेंथ, एक चाबुक, जिसको हम उर्दू में कहते हैं चाबुक दस्ती से भागना, बहुत तेजी से भागना। तो ये जो स्ट्राइड लेंथ है ये किसकी वजह से है? ये बीनीथ द बॉडी लेग्स की वजह से है। और दूसरा चीते का एडिशनल फीचर उसके मसल्स का और उसकी स्पाइन का लचकदार होना है। उसकी स्पाइन ऐसे हो जाती है, ये हमारी स्पाइन की इतनी मूवमेंट नहीं होती, जो चीते की स्पाइन है वो लचकदार होती है। तो ऑब्वियसली एडिशनल फीचर्स हैं, लेकिन जो बीनीथ द बॉडी लेग्स है उनका फायदा बहुत ज्यादा अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे ये बात हम छोड़ते हैं थोड़ी सी हाँ, ये वाला पॉइंट भी हम डिस्कस करते हैं, अभी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि चीते की बात हमने की। वो कहता है एंड पावर आर इंक्रीज बाय आर्चिंग द स्पाइन। आर्चिंग द स्पाइन आप अच्छे तरीके से जानते हैं, आर्च का क्या मतलब है? कमान बनाना। ठीक है, स्पाइन, पहले स्पाइन मतलब वर्टेब्रल कॉलम, एक दफा स्पाइन ऐसे होती है, अगली दफा जब भागने लगे तो स्पाइन ऐसे हो गई। अब ये जो दो पोस्चर्स हैं स्पाइन के, ये तब है जब जंप मारने लगे, और ये तब है जब जंप मार चुके हैं। मतलब ये आपको कई गुना आगे का जंप प्रोवाइड कर सकता है, बजाय इसके कि आपकी स्पाइन मुड़े ही ना। आपकी स्पाइन मुड़ती है और आप अच्छी खासी जंप जो है वो कर सकते हैं, फोर लेगर्स जो है। ठीक है, अच्छा जी, ये जो है वो बात ये वाला ठीक हो गया। यहाँ पर उन्होंने बात की है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है इस आर्टिकल में। एक तो इन्होंने बात की है इलियम इस्चियम प्यूबिस। आपको याद होगा कि जो मैंने आपको बताया था, जो पेल्विक बोन है, बड़ी सारी बोन इलियम इस्चियम प्यूबिस से मिलके बनती है। पेल्विक बोन का नाम क्या है बेटा? पेल्विक बोन्स दो होती है ना, और वो दोनों बोन तीन तीन बोन से मिलके बनती है, इलियम इस्चियम प्यूबिस। उस वो जो तीन बोन्स मिलके एक बोन बनाती हैं, उस एक बोन का क्या नाम होता है? हाँ भाई, नो, वो लास्ट रीजन है वर्टेब्रल कॉलम का। उस एक बड़ी बोन का क्या नाम है? नो, नॉट सैक्रम, नॉट कॉकिक्स। और कोई ट्राई करें, कोई बात नहीं। शहर का जो आंसर है उसके मिलता जुलता वर्ड है एक। बेटा कॉक्सल बोन, COXAL, कॉक्सल। ये दो बोन्स हैं जो हम आमतौर पे कहते हैं कूल्हे की हड्डियां, यानी हिप बोन्स जो हैं वो दो हैं, कॉक्सल बोन। वो आगे तीन बोन से मिलके बनी हुई है, ये जो बात है ये। अच्छा, उसने जो इसने बात की ना यहाँ पे, असल में वो बात उसने की है इधर की एसिटेब्यूलम, कि ये जो दोनों बोन्स हैं ये एक जगह, जिस जगह ज्वाइन होती हैं वहां एक डिप्रेशन होता है जिसको एसिटेब्यूलम कहते हैं। एसिटेब्यूलम क्या है ये मैं आपको बेहतर है शो करवा देता हूं, ताकि हमें ये बात जो है वो जहन में रहे कि एसिटेब्यूलम का फायदा क्या है। ये देखिएगा, ये देखिए, दिस इज एसिटेब्यूलम, ये एसिटेब्यूलम। ये जो डिप्रेशन क्रिएट हो रहा है ना, ये एसिटेब्यूलम है। बेटा ये एसिटेब्यूलम जो है ये एक तरह से फायदेमंद है हमारी जो हमारे हाइंड लिम्ब है ना, ये जो हमारी फीमर है, इसको बेंड होने में एसिटाब्यूलम एक जगह प्रोवाइड करती है। मतलब एसिटाब्यूलम जो है वो एक सपोर्ट प्रोवाइड करती है फीमर को बेंड होने के लिए। ये आपकी बुक में यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। तो ये एसिटाब्यूलम मैंने आपको बताना था कि ये, अब देखें, जो पेल्विक गर्डल है ना, उसकी डेवलपमेंट फिश में पुअर है। मैंने आपको कहा था फिश में पेल्विक गर्डल होता है, मतलब होता है, लेकिन उसकी डेवलपमेंट पुअर है। पुअर से क्या मुराद है कि इतनी बहुत अच्छा, बहुत ही ज्यादा मॉडिफाइड अडेप्टेड पेल्विक गर्डल नहीं है। क्यों क्यों नहीं है? वैसे उनमें पेल्विक गर्डल इतना मॉडिफाइड क्यों नहीं होना चाहिए, या है क्यों नहीं है? कोई वजह समझ आती है? जी, कोई ट्राई करें। बेटा उनके हैबिटेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है कि उनमें पेल्विक गर्डल हो। उनकी बॉडी पोस्चर, उनकी उनके स्केलेटन की डेवलपमेंट। जी सहर, आप कुछ कह रही? जी जी जी,
मैं यही अगली बात मैं यही करने लगा था कि उनका बॉडी पोस्चर और उनकी जो मूवमेंट है उसकी रिक्वायरमेंट में हाइंड लिम्ब शामिल ही नहीं है। वो हाइंड लिम्ब क्योंकि उनको जरूरत नहीं है, वो उसके बगैर बहुत एफिशिएंट हैं, कामयाब है अपने इन्वायरमेंट में, लिहाजा ये चीज। और इवन आप देखें शार्क से ज्यादा तेज कौन सा मैमल है जो शार्क से ज्यादा तेज स्विमिंग कर सके? सवाल नहीं पैदा होता। शार्क का बॉडी साइज, शार्क के मसल्स, ये सारे के सारे, दीज आर वे मोर वेल अडेप्टेड देन एनी मैमल स्विमिंग इनसाइड द वाटर। एक तो ये होता है ना कि एक टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में रहने वाला जैसे टाइगर है, बहुत एफिशिएंट स्विमर है, बहुत एफिशिएंट। मैमल्स में सबसे बेस्ट स्विमर टाइगर है। ये जो मैमल्स हैं खास तौर पे, मैं वेल वगैरह के अलावा की बात कर रहा हूँ, मैमल्स जो खास तौर पे प्रेडिटर्स हैं, कार्निवोरस मैमल्स हैं, उनमें सबसे ज्यादा एफिशिएंट जो स्विमर है वो टाइगर है। लेकिन उसकी मूवमेंट का कोई मुकाबला शार्क से नहीं, बाकी फिश से नहीं। हाइडिंग कैपेबिलिटी, हाइंड लिम्ब की वजह से उनको हाइडिंग कैपेबिलिटी मिल जाती है। तो मैंने अभी बात की आपको कि ये तमाम के तमाम जो अडेप्टेशंस आपको पता लग रही हैं, ये दीज आर बेस्ट अडेप्टेशन टू लिव इन द करंट इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये जो है वो बेस्ट अडेप्टेशंस की बात हो रही है अपने अपने इन्वायरमेंट की। अच्छा, उसके बाद फ्लाइट की बात आई थी। ये बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक है फ्लाइट वाला, ये मैं अभी आपको पढ़ाता हूँ। फिलहाल जो है वो मैं बताने लगा था, हाँ ये देखें, एवोल्यूशनरी चेंजेस इन अरेंजमेंट ऑफ बोन्स एंड रिलेटेड मोड ऑफ लोकोमोशन इन मेजर ग्रुप ऑफ वर्टिब्रेट्स। वो एक्चुअली आपको एवोल्यूशनरी चेंजेस क्यों बताना चाह रहा है? वो इसलिए बताना चाह रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म जिस एनवायरनमेंट को अडेप्ट कर चुका है, वो एनवायरनमेंट उसके लिए बेस्ट था, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिज्म वहीं का होकर रह गया है। ठीक है। अच्छा, अब जो बात है बड़ी इंपॉर्टेंट, वो क्या है कि हमने पिछले दिनों एक बात की थी कि बर्ड्स में जो है वो कील होती है। अब बर्ड्स के स्केलेटन में क्या ऐसी चीज, ऐसी जो है वो अडेप्टिव चेंजेस आई हैं कि इन ऑर्गेनिजम्स ने अपने आप को फ्लाइट के लिए बेस्ट अडेप्ट कर लिया है, और किसी भी और ऑर्गेनिज्म से ज्यादा बेस्ट फ्लाइट जो है वो बर्ड्स की है इस वक्त। अपने जमाने में रेप्टाइल्स भी बड़े कामयाब थे, लेकिन वो अपने जमाने के हिसाब से थे। बड़े बड़े रेप्टाइल्स हैं, मतलब अभी भी अगर कोई रेप्टाइल जो है वो फ्लाइट कर सकता होता, उतनी एफिशिएंट फ्लाइट कर सकता होता, तो शायद आप कह सकते थे कि वो एक कामयाब फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन बर्ड्स इस वक्त जिस तरह बर्ड्स के स्केलेटन में चेंजेस आ चुकी हैं, उतनी एफिशिएंट चेंजेस जो हैं वो रेप्टाइल्स के पास भी नहीं थी। अब इनमें पहली अडेप्टेशन क्या थी? कील। तो मैंने जो है वो ज्यादा बेहतर ये समझा कि मैं सबसे पहले तो आप लोगों को कील जो है वो शो करवा दूं। ये देखिए, अब ये कील है, ये जो ब्लूइश स्ट्रक्चर बना हुआ, ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि हवा को चीरता हुआ निकल सकता है, विंड को चीरता हुआ निकल सकता है। देयर इज नो प्रोपेलिंग ऑफ विंड। विंड कभी भी फ्रिक्शन क्रिएट नहीं कर सकती इस स्ट्रॉन्ग कील के सामने। ठीक है, एक और डायग्राम ये देखिए, ये देखिए, ये कील जी, ये देखिए, ये ओवरलैपिंग रिब्स और ये कील। अब ये देखें पीछे रिब्स मौजूद हैं, पीछे रिब्स मौजूद हैं, ऐसा नहीं है रिब्स नहीं है, रिब्स मौजूद हैं। लेकिन ये देखें, ये जस्ट लाइक वो होते हैं ना जो ढाल होती है, यूं लग रहा है जैसे वो शील्ड है जो तलवार के साथ ढाल पकड़ के चलते हैं ना, बिल्कुल उस तरह की शील्ड लग रही है। और ये परफेक्ट हथियार है टू फ्लाई थ्रू द विंड। जैसी मर्जी हवा हो, वो फ्लाई थ्रू द विंड जो है वो ऑर्गेनिज्म मूव कर जाता है। ये देखिए, ये इन्होंने ना कील का डॉर्सल व्यू दिखाया हुआ, डॉर्सल व्यू, ये लेटरल व्यू। ये देखिए, ये कील का लेटरल व्यू है, ये मेरे कर्सर पे गौर करें, ये लेटरल व्यू है, ये लेटरल व्यू है, ये डॉर्सल व्यू है। सारे बड़े जबरदस्त डायग्राम है, इसको सेव कर लेते हैं। अच्छा जी, एक तो ये है। दूसरा, इनकी जो बॉडी में चेंजेस आए। अच्छा ये देखिए, ये देखें, ये मोहतरमा मुर्गी साहिबा हैं, इनकी कील देखें, इतना फर्क है बाकी ऑर्गेनिज्म से। जो फ्लाइट कर सकते हैं और जो फ्लाइट नहीं कर सकते, उनमें ये एक बहुत बड़ा फर्क है। इनकी कील बोन बहुत छोटी है और आगे सीना इतना चौड़ा है कि दे कैन नॉट फ्लाई थ्रू द विंड, दे कैन नॉट क्रॉस द विंड, कि ये एफिशिएंटली
विंड की फ्रिक्शन को बर्दाश्त कर सके। एक और चीज जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट जो है वो आप लोगों को यहाँ पर दिखेगी, वो क्या है, इनकी मस्कुलर डेवलपमेंट है। मस्कुलर डेवलपमेंट क्या चीज है? ओ भाई, ये पिक्चर जूम करनी थी मैंने, पिक्चर भी और पीछे ले गई। सुभान अल्लाह। अच्छा जी, खैर ये देखें, सबसे पहले तो इस पे गौर करें, इस रीजन पे कर्सर देखिए। सबसे पहले तो इस रीजन पे गौर करें, दिस इज कील, ठीक हो गया। कील के साथ साथ ये आपको येलो कलर की एक बोन नजर आ रही है, ठीक है। ये जो बोन है, इसमें ज्यादा बेहतर ये ऊपर वाले डायग्राम में देखिए, मेरे कर्सर पे गौर रखें बेटा। कील, कील के साथ ये बोन जा रही है, ये सारी ह्यूमरस है। हमारी ह्यूमरस आमतौर पर छोटी सी होती है, यहां से यहां तक। हमारे बॉडी साइज के एतबार से ह्यूमरस बहुत छोटी होती है, और ये एक बहुत बड़ी वजह है हमारे फ्लाइट ना कर सकने की। एक तो कील है ना, हम क्रॉस नहीं कर सकते विंड को, ठीक है, एक तो कील है। दूसरी बहुत बड़ी वजह यह है कि वी डू नॉट हैव मच लार्जर ह्यूमरस। एक अच्छी खासी लंबी ह्यूमरस जो है वो सपोर्ट के लिए चाहिए। किसके लिए? अभी आप उस डायग्राम में देखेंगे, आपको ऐसे जब थर्स्ट क्रिएट करने हैं ना, हवा को चीरना तो आपने है कील के जरिए, लेकिन जब आपने अपने आप को अप थ्रस्ट देना है तो विंग्स को इस तरह फ्लैप करना है। और ये जो फ्लैपिंग है, दिस कैनॉट बी डन, क्योंकि जो ह्यूमरस है हमारी वो छोटी है। इसकी ह्यूमरस का साइज देखें, इसकी ह्यूमरस का साइज, ये यहां से देखिए, कर्सर पे गौर करें, यहां से ह्यूमरस स्टार्ट हो रही है और यहां तक जा रही है। मतलब जो कंधे का शोल्डर है वो भी इसी में शामिल होता है, कंधे का जो जॉइंट है वो भी इसी में शामिल होता है। कंधे का शोल्डर कह रहा हूं, कंधे का जॉइंट, ठीक है। उसके बाद एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और वो क्या है कि ये देखे रेड कलर का मसल, ये रेड कलर का मसल है, और ये मसल इधर कहां से जुड़ा हुआ है? ये है कील। ये मसल जुड़ा हुआ है कील से, और ये जाकर किससे जुड़ रहा है? ह्यूमरस से। कील से जुड़ा हुआ है इधर से, और ह्यूमरस से जुड़ा हुआ है। ये देखिए, ये वाली डायग्राम, ये लाल कलर का मसल है जो कील से डायरेक्ट ह्यूमरस से जुड़ रहा है। इसका मतलब है कि जब बर्ड ने जोर लगाना है नीचे की जानिब, जब बर्ड ने नीचे की जानिब जोर लगाना है, तो एक्चुअली वो सारा जोर कहां से आ रहा है? वो सारा जोर कील की बोन से आ रहा है। वो नीचे की तरफ थ्रस्ट जो है वो कील बोन से अटैच्ड मसल को दे रहा है, और ये मसल कहलाता है, ये मसल जो है इसका इधर क्या, सुप्रा कोराकॉइड मसल। ये सुप्रा कोराकॉइड मसल जो है, ये इसका नाम होता है, ठीक है। अच्छा, ये एक और नाम लिखा हुआ है फोरामेन ट्रायोसियम। ये क्या चीज है? ये भी आपको मैं डायग्राम से दिखाता हूं, ये देखिएगा, इसको देख सकते हैं। सबसे पहले ये देखें, कील, ये दरमियान वाली कील ऑफ स्टर्नम, ये कील है। इस कील से ये वाला जो मसल है, ये ऊपर वाला बेटा, नीचे वाला नहीं, पेक्टोरलिस मसल नहीं, ये भी जुड़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन जो ऊपर वाला मसल है, ये देखें, ये कील से निकल रहा है और इधर से होता हुआ डायरेक्ट ह्यूमरस से ज्वाइन हो रहा है। अब आप देखिए, दो मसल हैं, एक सुप्रा कोराकॉइड मसल जो ये वाला है, ऊपर वाला स्कैपुला के पीछे से होकर जो जा रहा है वो सुप्रा कोराकॉइड है, और एक वो मसल है जो कील से जुड़ा हुआ है लेकिन नीचे की तरफ से जा रहा है। दोनों जुड़े, दोनों कील से हैं, लेकिन एक है जो स्कैपुला के ऊपर से जा रहा है, एक स्कैपुला के नीचे से जा रहा है। ये दोनों क्या प्रोवाइड कर रहे हैं? एक प्रोवाइड कर रहा है, जैसे जो जो स्कैपुला के नीचे से जाएगा वो नीचे की तरफ मूवमेंट प्रोवाइड करेगा, और जो स्कैपुला के ऊपर से जा रहा है सुप्रा कोराकॉइड, वो वापस ऊपर की तरफ लाएगा और फिर से उसको झटका दिया जाएगा। देन द बर्ड वुड बी एबल टू फ्लाई, ठीक है। अच्छा, यहां पर जो है वो इन्होंने एक और नाम दिया था, फोरामेन ट्रायोसियम। मेरी कोशिश ये है वो मैं आपको दिखा दूं। अच्छा, ये एक बड़ी जबरदस्त वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, 5 मिनट है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो दिखा दूं। ये सुप्रा कोराकॉइड आ रहा है, ये देखें, ये वाला जो है ये स्कैपुला के ऊपर से होता हुआ सुप्रा कोराकॉइड है, और ये अपवर्ड थ्रस्ट दे रहा है इसको, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद मैं देखता हूँ फोरामेन ट्रायोसियम जो है वो मिल जाए। एक मिनट,
ये रहा। ये जो एरिया ना, ये जो डिप्रेशन है, ठीक है, ये मसल पीछे से होकर जहां पे आ रहा है, स्कैपुला तो आगे आ गई ना, ये स्कैपुला स्कैपुला आगे आ गई, स्कैपुला के पीछे से निकल के इस डिप्रेशन में से मसल गुजरता है, इस मसल को फोरामेन ट्रायोस्कियम कहते हैं, सॉरी इस डिप्रेशन को फोरामेन ट्रायोस्कियम कहते हैं। इतनी सी बात है, मतलब देयर इज नो डिफिकल्टी, सिर्फ ये है कि वो डिप्रेशन जो हेल्प कर रहा है किसकी, सुप्राकोराकॉइड मसल की हेल्प कर रहा है फ्लाइट में, वो डिप्रेशन कहलाता है फोरामेन ट्रायोस्कियम। ठीक है, तो ये बर्ड्स की कामयाबी है, बर्ड्स का बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रक्चर है जो इनको इस काबिल बनाता है कि ये उड़ सकें। नंबर ऑफ बोन्स जो हैं वो रिड्यूस्ड हैं, इनको हेल्प करती हैं किसके लिए, फ्लाइट के लिए। फिर इसी तरीके से क्लेविकल बोन का जिक्र है। हाँ, ये एक और बात है, शेप ऑफ द विंग्स ग्रेटली इन्फ्लुएंसेस द स्पीड एंड द टाइप ऑफ फ्लाइट। मतलब जिसके विंग्स छोटे होंगे, फॉर एग्जाम्पल लॉन्ग नैरो विंग लाइक दोज ऑफ गर्ल्स एंड अदर सी बर्ड्स आर आइडियल फॉर ग्लाइडिंग। बेटा ग्लाइडिंग कौन सी फ्लाइट होती है, एक्टिव या पैसिव? ग्लाइडिंग जो है वो पैसिव फ्लाइट होती है। ठीक है, इसके अलावा एक और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वो कह रहा है कि शॉर्ट ब्रॉड विंग्स लाइक दोज ऑफ मेनी गार्डन बर्ड्स आर इफेक्टिव फॉर स्लो फ्लैपिंग फ्लाइट। मतलब ये कि जो नैरो और लॉन्ग विंग्स होंगे वो ग्लाइडिंग के लिए हेल्पफुल होते हैं, और जो शॉर्ट और ब्रॉड होते हैं वो एक्टिव फ्लाइट ज़्यादा बेटर होती है। ठीक है, बट शो पैरेलल रेंज ऑफ अडेप्टेशन। बैट्स में तकरीबन सेम काम होता है, लेकिन बैट्स में सुप्राकोराकॉइड मसल वाला मामला उस तरह नहीं होता जिस तरह बर्ड्स में होता है, क्योंकि बर्ड्स जो हैं उनका जो स्केलेटन है वो डिफरेंट है फॉर एन इफेक्टिव फ्लाइट। ठीक हो गया जी बेटा, कोई क्वेश्चन?